हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टडी खजाना में आपका स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। तो हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है वो देखा था। तो आज उसके फर्दर अब आगे देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो जो टॉपिक पेंडिंग छोड़ा था एक तो वो डिस्कस करेंगे और अपना एक लेक्चर पूरा देखेंगे कि किस तरीके से हमने पढ़ना है आज। तो हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे थे सर? वही सबसे अच्छा सबसे प्यारा अकाउंटिंग हमारा। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पे थी कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग हम एंट्रीज को बुक में लिख रहे हैं। तो कल जो चर्चा हुई थी उसमें मैंने लास्ट में छोड़ा था कि भाई हम सेल करते हैं, सेल गुड्स की भी हो सकती है और जो हमारे पास एसेट्स पड़े हैं लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, तो वो भी सेल कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री पड़ने वाली है वो देखेंगे। तो रजी हमने क्या देखा था कि कोई भी बिजनेसमैन है जब वो सेल करता है तो दो चीजों की सेल हो सकती है। एक तो गुड्स की सेल होगी, एक जब वो हमारे पास एसेट्स पड़े हैं उसकी सेल होगी। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम गुड्स की सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे। सर कैसे? ये देखना, मान लो एक बंदे ने परचेज की गुड्स 40,000 की, तो उसने एंट्री क्या लिखी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश है तो कैश, अदरवाइज अगर उधार खरीदी है तो उस बंदे का नाम आ जाएगा। तो मान लो हमने 40,000 की ये परचेज की, एसेट्स। तो अगर हमें क्वेश्चन कहता है कि भाई इस बंदे ने जो गुड्स है वो 50,000 की सेल कर दी, तो आप इसका प्रॉफिट एलिमेंट चेक नहीं करोगे कि 40,000 की गुड्स थी, हमने 50,000 में बेच दी और हमारे पास क्या आ गया? 10,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हम ईयर एंड पे डिस्कस करते होते हैं। तो क्या है, हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ गया 50,000 और टू सेल्स। हमने एक बार सारी जो 50,000 है उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लिया 50,000, और बाद में याद है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में आकर के हम इनकम को एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट, अगर इनकम कम होगी तो लॉसेस। तो फिलहाल जब एक ट्रांजैक्शन होती है तो उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करते। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सर हमने सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? एक बार हमने इनकम इसको मान लिया। तो अगर सर 40,000 का स्टॉक हमने 30,000 में बेच दिया, क्या तब भी हम लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लॉस कंप्यूट नहीं करेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर आप इनका प्रॉफिट ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कितनी ट्रांजैक्शंस का आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे? बिल्कुल कम। तो 30,000 की भी अगर सेल हुई है, आई नो कि 40,000 का स्टॉक हमने 30,000 में सेल किया, तो फिर ये इस केस में भी आप 30,000 को सेल रिकॉग्नाइज करोगे कि कैश हमारे पास आ गया सर कितना? 30,000, और हम इनकम कितनी लिखेंगे? टू सेल्स। ये प्रॉफिट नहीं लिख रहे, ये सिर्फ इनकम लिख रहे हैं। सेल्स को क्रेडिट किया क्यों किया? वही क्रेडिट किसके हिस्से में आया था? सॉरी, सेल किसके हिस्से में आई थी? इनकम किसके हिस्से में आई थी? तो मिस्टर क्रेडिट के। तो हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स को। अब ईयर एंड पे देखेंगे कि हाँ हमने तो 40,000 का स्टॉक 30,000 में बेचा था, तो हमें 10,000 लॉस हो गया। लेकिन जब ट्रांजैक्शन ये हुई है सेल की, तब हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। रीजन बीइंग बहुत सारी परचेज सेल की ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। लेकिन इन केस ऑफ एसेट में जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो पहला मुद्दा तो ये कि हम एसेट का नाम लिखते हैं, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं, वो भी बताऊंगा प्लांट एंड मशीनरी क्यों कहते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी। तो जब भी ये चीजें हम खरीदते हैं
तो इनका हम नाम लिख देते हैं, गुड्स नहीं लिखते, परचेज नहीं लिखते। तो जब ये गुड्स ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स आप सेल करोगे तब क्या जर्नल एंट्री होएगी, वो आज देखते हैं। क्योंकि साल में कोई ज़्यादा बार ट्रांजेक्शन नहीं होती। देखना, कोई भी एसेट है XYZ, सर लेट्स से कि हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीद लिया। सर जब हमने फर्नीचर को ना परचेज किया तो हमने ना परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया, हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। क्यों? हमारे पास फर्नीचर आ गया और हमारे पास कैश चला गया 50,000, तो टू कैश कर दिया। मान लो ये बंदा बिजनेसमैन जो है ये सारा फर्नीचर अभी बेच देता है कि भाई मेरे तो काम का नहीं है, तो मैं इस फर्नीचर को सेल कर दूंगा, और इसने ये फर्नीचर 60,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 60,000 में। तो इसकी एंट्री क्या पड़ेगी वो देखते हैं। तो इसका प्रॉफिट हम ईयर एंड पे कैलकुलेट नहीं करते, ये ऑन दी स्पॉट हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन नहीं होती एसेट्स की सेल परचेज की। तो हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, आप आई बाहर आई, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब ये बोलो क्या आया और क्या गया? सर हमारी तरफ से ना फर्नीचर चला गया, ठीक है। तो जो चीज जा रही है उसको क्या करते हैं हम? सर क्रेडिट करते हैं, टू फर्नीचर कर देंगे। अभी ये बताओ कि 60,000 में जो बिका है फर्नीचर, हमें कितने का आया था? 50,000 का। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर ऑब्वियस है 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो लेकिन हमारे तरफ से फर्नीचर कितने का गया? 50,000 का। आया कितने का था? 50 का। वो हम लिखेंगे भी क्या कि 50,000 का फर्नीचर हमसे चला गया। तो इस केस में प्रॉफिट आ गया, गेन हो गया। क्या हो गया? गेन। तो डिफरेंस आ गया। सर आपने तो कहा था कि डेबिट क्रेडिट जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, लेकिन ये तो पूरा नहीं हुआ। डेबिट में 60,000 है और क्रेडिट में 50,000 है, तो हम ना क्रेडिट में 10,000 और लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो इस एसेट का प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ जब ट्रांजेक्शन हुई है तब ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे हम, तब ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैश डेबिट क्यों किया? कैश आ गया। फर्नीचर क्रेडिट क्यों किया? फर्नीचर चला गया, व्हाट गोज आउट है। और डिफरेंस को हमने क्या डाल दिया? प्रॉफिट ऑन सेल में। सर प्रॉफिट एंड सेल को क्रेडिट क्यों किया? अरे ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो हमें ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन सर गुड्स के केस में हमने नहीं किया था। वही तो बात है कि गुड्स के केस में हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज ऑन दी स्पॉट नहीं करते। हम एक बार लिख लेते हैं कि हाँ कितना सेल हो गया 50,000 का, कितना सेल हो गया 30,000 का, उसके बाद देखते हैं। लेकिन जब भी कोई एसेट बिकती है तो हम उसी समय अपना प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, माने कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल और देखो, अगर मान लो 50,000 का जो ये फर्नीचर है हमने 40,000 में सेल किया होता, फिर ना लॉस हो जाता। 50,000 का फर्नीचर था, हमें रियलाइज कितना हुआ? 40,000, तो लॉस हो गया। तब क्या एंट्री पड़ेगी? क्या आया और क्या गया? सर कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, आप आई बाहर आई, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, और हमसे चला क्या गया? सर फर्नीचर चला गया। क्या फर्नीचर हमने 40,000 का दिया? आंसर इज नो। हमने कितने वाला फर्नीचर दिया? 50,000 का। तो 50,000 का प्रॉफिट फर्नीचर हमने दे दिया और कैश आ गया हमारे पास 40,000। तो क्या डेबिट क्रेडिट पूरा हुआ? नहीं। लेकिन ये लोग जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, 40,000 डेबिट है और 50,000 क्रेडिट है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 10,000 सर हमने ना डेबिट में डालना पड़ेगा, तब ये जाकर के इक्वल आएंगे। तो फिर डेबिट क्या करें? लॉस हो गया सर, लॉस ऑन सेल, तो को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। भी ये रोएगा ऐसे करके, सो सैड। तो देखना एंट्री हमारी पूरी होगी। कैश आ गया तो हमने डेबिट कर दिया, फर्नीचर चला गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। जो डिफरेंस था आइदर वो लॉस होएगा या फिर प्रॉफिट होएगा। तो अगर फर्नीचर ज्यादा में बिका तो प्रॉफिट है, अगर कम में बिका तो लॉस है। और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं?
क्रेडिट और लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये है, इसके रिगार्डिंग कुछ और इश्यूज भी अराइज होंगे फर्नीचर बेचने के, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बेचने के, वो हम इन द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे। एक बार आपको सिंपल जर्नल एंट्री लिखवाई है कि ऐसा करके हम प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज ऑन द स्पॉट कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे इश्यूज हैं इस कॉन्सेप्ट में, वो हम इन द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन करने वाले हैं। तब तक इस चीज को हम पेंडिंग रखेंगे, बस बाकी चर्चा इसकी कहां होगी, डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो अभी समझ आ गया कि हम गुड्स की परचेज सेल करते हैं और एसेट्स की परचेज सेल करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक एक कवर हो गया। तो एक बार क्विक रिवीजन देते हैं इस चीज को। हमने क्या पढ़ा था कि परचेज होगी गुड्स की होगी और एसेट्स की होगी। जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट, परचेजेज लिखते हैं इसको, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देंगे या फिर उस बंदे का नाम लिख देंगे, लेट्स से कि राहुल। अगर कैश दे दिया तो टू कैश, अगर राहुल के पैसे देने हैं तो हमने राहुल लिख देंगे। जब एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या करेंगे, एसेट परचेज करेंगे सर, एसेट का नाम लिखेंगे, कोई भी एसेट XYZ, एसेट अकाउंट डेबिट। अगर हमने कैश पेमेंट कर दी तो हमसे कैश चला गया, टू कैश कर देंगे। अगर एसेट की पेमेंट अभी करनी है तो उसका नाम लिख देंगे जिस बंदे से खरीदा, तो लेट्स से राहुल। तो राहुल से हमने एसेट खरीदी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू राहुल। अगर एसेट्स नहीं खरीदी, गुड्स खरीदी, तो परचेज अकाउंट डेबिट। सेम कॉन्सेप्ट सेल में है कि जब हम गुड्स की सेल करते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि कितना प्रॉफिट हो गया और कितना लॉस हो गया। हम सिंपली एक एंट्री लिखेंगे कि कैश आ गया और हमारी इनकम होगी। अगर कैश आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो नाम लिख देंगे, कौन ले गया, सर राम ले गया हमसे, तो सेल लिख दी। लेकिन जब एसेट बिकेगी, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट कहां करेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर में। यहां पर सिंपल एक जर्नल एंट्री लिखते हैं कि सर कैश आएगा, ये बात तो कंफर्म है, कैश आएगा ये बात तो कंफर्म है, और फर्नीचर जाएगा ये भी बात कंफर्म है। हम दोनों का डिफरेंस या तो प्रॉफिट आ जाएगा या फिर लॉस आ जाएगा। अगर कैश कम आया तो आप लॉस डेबिट कर देना, और अगर कैश ज्यादा आ गया तो सर प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बारे में चर्चा बाकी डेप्रिसिएशन चैप्टर में करने वाले हैं। तो सर क्या आज क्या सीखेंगे, आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और इसके बाद जर्नल कंटिन्यू करेंगे। सर ये जर्नल क्या होता है, आज जर्नल का मतलब भी बताता हूँ, एक कहानी सुनेंगे फिर पता चलेगा कि क्या चक्कर है। तो लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखा कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, हमने देख लिया था। वो याद है कि अकाउंटिंग 3 तरह की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने ऑब्जेक्टिव से जानी जाती है, ठीक है। तो आज सर क्या करने वाले हैं, आज ना एक कॉन्सेप्ट है, वो है डिस्काउंट का। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सर लगा होता है ऑफ। आपने देखा होगा कि शॉप्स पे लिखा होता है 20% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसा करके। या फिर डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट। भी जब कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट वर्ड आ जाता है दिमाग में कि भैया डिस्काउंट कितना दोगे। तो डिस्काउंट क्या है, अगर हम किसी से चीज परचेज कर रहे हैं और वो हमें सस्ती मिल गई तो हमें कहेंगे कि हमारा डिस्काउंट इनकम होगी। अगर हम बेच रहे हैं और किसी को हमने डिस्काउंट दे दिया, मानो कि हमने 200 लेना था, भैया आपसे 180 ले रहे हैं, तो क्या होएगा, वो हमारी खर्चा हो जाएगा। तो डिस्काउंट आइदर इनकम हो सकती है या बंदे की क्या हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। बट इसके अलावा एक्सपेंस इनकम तो बाद में देख लेंगे। डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की रिकॉर्डिंग कैसे होगी हम चेक करेंगे। तो सर क्या मतलब इसका,
अभी देखना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दुकान है किसी भैया की, शॉप। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिस्टर मलिक। सर हिंदी में बोलो, मिस्टर मालिक। तो मिस्टर मलिक है, इसने ना गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज की, और उसकी एंट्री क्या लिखी? सर हमने लिख दी परचेज दिस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेट्स से कैश। हमने सर 30,000 की गुड्स परचेज की। अभी ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है। इसके पास अलग अलग तरह के कस्टमर आएंगे और उनसे कैसे डील करता है देखना। मिस्टर मलिक के पास एक बंदा आया, भैया जी आप मेरे को गुड्स दे दो। हाँ वो वाली दे दो। तो इसने गुड्स निकाल दी। इसने कहा भैया इसका ना रेट लगेगा आपको 40,000। ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 40,000 में दे दो मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहे भैया मैं ना पेमेंट मैम बाद में करूँगा। ठीक है पेमेंट बाद में कर देना। तो इसका नाम क्या था सर? फिर हम नाम तो पूछेंगे। इसका नाम रख देते हैं हम मोहन। तो मोहन को इसने बंदे ने गुड्स दे दी, कितने में दे दी? 40,000 की। और कह रहा है कि भैया मतलब कुछ मार्जिन नहीं है, हमने तो 39,000 का आया था, 40 में आपको दे रहे हैं। और अच्छा भैया हाँ और क्या? इसको बताएगा थोड़ा ना कि ये चीज़ कितने की आई थी, 30,000 की, लेकिन इसने इसको 40,000 में दे दी। तो ये बंदा एंट्री क्या करेगा जो मिस्टर मलिक है? तो ये कहेगा कि भाई गुड्स मैंने सेल कर दी तो मेरी इनकम होगी टू सेल्स कितनी? 40,000। और नाम लिखेंगे क्योंकि कैश नहीं आया तो मोहन अकाउंट डेबिट लिख देंगे 40,000। मोहन को डेबिट क्यों किया? सर रिसीवर है, हम इससे पैसा लेंगे। ठीक है तो क्या हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया? नहीं सर हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हम ईयर एंड पे देखते हैं। ध्यान से सुना, इसके पास एक और बंदा आएगा, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर रोहन। तो रोहन ने कहा भैया जी हमें ना ये वाली गुड्स चाहिए। ठीक है ये मत समझना कि उसको बेच दी और वो कहां से आगे दोबारा, अलग अलग केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रोहन आया, भैया जी हमें वो गुड्स दे दो। भैया जी वो ना हम ना आपको 50,000 में देंगे, आपका बिल बनेगा एक ऐसा 50,000। नहीं भैया, रोहन कह रहा है कि नहीं 50,000 तो बहुत ज़्यादा है, कम में दो, इतना थोड़ा ना होता है। भैया इतने का ही आता है, हमें तो आपको 50,000 का दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं मार्जिन इसमें, हमें कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं भैया कुछ तो दो, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो आप हमारे ना रेगुलर कस्टमर हो इसलिए हम ना आपको 2,000 रुपया छोड़ देते हैं। 48,000, ये तो हमें 2,000 नुकसान हो गया। 50,000 का आपको सेल करना था, चलो आप आए हो तो हम आपको 2,000 छोड़ देते, आप हमें 48,000 दे दो। चलो ठीक है जी 48,000 दे दिए। देखो हमें नुकसान हो गया। अभी क्या ये इस बंदे को रियल में कोई नुकसान हुआ है? क्या सच में नुकसान हुआ है? सर हम नहीं, नुकसान नहीं हुआ। 30,000 की चीज इसने 48,000 में दे दी। तो क्या हम इसकी जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसा करेंगे कि भाई कैश आ गया हमारे पास कितना? 48,000 लेट से कैश है, कैश है। टू सर हमने ना सेल्स की कितनी की? 50,000 की। ध्यान से देखना चीज कितने की थी, हम कितने की बेचना चाहते थे? 50,000। तो सेल्स कर दी सर हमने 50,000। सर लेकिन ना हमें 2,000 का नुकसान हो गया सच में। तो नुकसान हो गया तो ना फिर हम नुकसान को क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने इसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट डेबिट कितना? 2,000। डिस्काउंट डेबिट कितना? 2,000। अभी ये देखना आपने डिस्काउंट डेबिट क्यों किया? सर हमने ना डिस्काउंट डेबिट किया, हमें नुकसान हो गया। क्या हो गया? नुकसान हो गया। और हमने सेल क्रेडिट क्यों की? सर हमारी इनकम होगी। अभी एक ही ट्रांजैक्शन में आप लोग क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखना। आपने क्या कहा कि 50,000 का स्टॉक हमने 48,000 में उसको दे दिया और 2,000 हमें नुकसान हो गया। और आपने लिख लिया कि कैश अकाउंट डेबिट 48,000 और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? डिस्काउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि एक्सपेंस है 2,000। और सेल कितनी लिखी आप? 50,000। अभी देखना आप क्या कह रहे हो, हमें ना इनकम होगी। वाह
हमें नुकसान हो गया, सो सैड। हमें इनकम होगी, वाओ, हमें नुकसान हो गया, सो सैड। क्या ये सही है? वाकई आपको कोई नुकसान हुआ है? सर नहीं, हमने तो ना उसको 30,000 की चीज़ 48 में दे दी, 18,000 का फायदा है। तो फिर ये रो क्यों रहे हो कि डिस्काउंट हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया? ऐसा नहीं है। जब हमें पता ही है कि 40,000 की सेल हुई है तो हम 40,000 की इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, 40,000 की इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हम वैसे भी प्रॉफिट लॉस जो भी ट्रांजेक्शन का होगा वो ईयर एंड पे चेक करते हैं। तो इस वजह से ये एंट्री क्या होगी? गलत होगी। इस वजह से क्या होगी? गलत होगी। तो क्या करेंगे हम? ये बंदा एंट्री क्या लिखेगा इसकी कि सर कैश अकाउंट डेबिट, कम में बिकी है, ज्यादा में बिकी है, मैटर नहीं करता, बस बिकी है ये देखना है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 48,000। तो हमने 48,000 को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर हमने इनकम रिकॉग्नाइज की है, इनकम लिख ली। तो यहां देखना, यहां क्या था? दो एक्सप्रेशन आ रहे थे। सर हमारे ना नुकसान हो गया, हमारी इनकम होगी, सर नुकसान हो गया, वो इनकम होगी। ऐसा गलत है। आपको 48,000 रियलाइज हुआ, आप 48,000 की इनकम लिख दो। तो सर ये क्या हुआ? फिर हम डिस्काउंट लिखेंगे नहीं। अभी तीसरा कस्टमर देख लेना, तो ये भी आ गया, इसका बिल बना। लेट्स से कि इसको बोला हमने है ना, आपको ये गुड्स 50,000 की देंगे, आपको भी 50,000 की देंगे। और ये भी कहने लग गया सोहन कि नहीं भैया 50,000 तो बहुत ज्यादा है, आप कम करो। ओफो 2,000 कम कर दे। नहीं भैया आप 7,000 कम करो, हम इतने भी नहीं लेंगे। चलो लो, सुबह सुबह का टाइम है, हम आपको 7,000 डिस्काउंट कर देते हैं। 43,000 में तो हमें भी नहीं आता, हम दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्या ऐसे लिखेंगे? हमारे पास कैश कितना आ गया? डेबिट 43,000 और सेल कितने की हमने? 50,000। और हमें ना नुकसान हो गया कितने का? डिस्काउंट डेबिट 7,000। तो फिर से वही, हाँ इनकम होगी, ओहो नुकसान हो गया, हाँ इनकम होगी, ओहो नुकसान हो गया। तो कैसे करेंगे? क्या वाकई आपको 7,000 का नुकसान हुआ है? आंसर इज नो। यहां पे आप कह रहे हो कि 2,000 का नुकसान हो गया, वहां पे आप कह रहे हो कि 7,000 का नुकसान हो गया। एक्चुअल में तो हम ये रिकॉग्नाइज करते ही नहीं, और हम जितने की भी गुड्स सेल हुई हैं वो सेल को इनकम मान लेंगे। और वैसे भी सेल और परचेज का कंपैरिजन कब होगा? ईयर एंड पे होगा। तो ये भी एंट्री गलत होगी। तो जब हमने सोहन को यही गुड्स 43,000 में सेल की, तो हमने डिस्काउंट का नाम ही नहीं लिखा। हम क्या लिखेंगे कि सोहन से कैश अकाउंट डेबिट आ गया 43,000 और टू सेल्स की कितनी? 43,000। हमने इनकम रिकॉग्नाइज कर ली कितने की? 43,000 की। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो सर क्या इसका मतलब डिस्काउंट बुक्स में हम लिखते ही नहीं? फिलहाल के लिए नहीं लिखते, देखेंगे कि क्या है। अब इसको और ध्यान से देखते हैं कि दो बंदे हैं, एक दूसरे से परचेज सेल कर रहे हैं, वो क्या एंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे? ये शॉप है मिस्टर मलिक की, ठीक है, और ये शॉप है मिस्टर रोहन की। तो मिस्टर रोहन मलिक के पास जाते हैं, मलिक को कहते हैं भैया गुड्स दिखा दो। वो कह रहे देख लो, ये पैक कर दो, ये पैक कर दो। तो इसने सारा सामान पैक करवा लिया। भैया दुकान में से ये भी रख दो, 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 ऐसा करके। तो इसका बिल बनना शुरू हो गया। सर बिल मतलब? अरे वो लिखेगा ना कि कितने का सामान हुआ, ये आ गया। तो इसने बिल बनाया, ये एक चीज़ ये होगी, ये एक चीज़ ये होगी, ये 1 लाख की है, ये 2 लाख की है, ये 3 लाख की है, 6 लाख बन गया भैया आपका बिल। नहीं 6 लाख तो बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें से कम करो, हमें डिस्काउंट दो, कितना? 10% तो कम करो। तो हमने 60,000 कम कर दिया, 5,40,000। तो क्या ये अब मिस्टर मलिक ने इसको 540 देने हैं मिस्टर रोहन ने, तो क्या मिस्टर मलिक लिखेगा कि 6 लाख का सेल हुआ, मेरे को 40,000 का नुकसान हो गया? नहीं। 60,000 का नुकसान हो गया? नहीं। हम ईयर एंड पे देखेंगे और ये सिंपल क्या लिखेगा कि कैश आ गया मलिक से, रोहन से कितना? 542। सेल कितने की करी? 540। तो इसको जो नुकसान हुआ वो नहीं लिखेगा, डिस्काउंट नहीं लिखने वाला, क्योंकि ऑन दिस स्पॉट इसको पता चल गया था कि 540 सेल रियलाइज होगी। तो सेल को क्रेडिट क्यों किया सर? सर इनकम है यो, ठीक है।
अब ये देखना कि ये बंदा क्या एंट्री करेगा मिस्टर रोहन घर पे आकर के। क्या ये कहेगा कि अच्छा हुआ आज तो मजा चखा दिया मिस्टर मलिक को, बेवकूफ बना दिया, मैंने ना परचेज की थी कितने की 6 लाख की, और मैंने ना उसको कैश पेमेंट कितनी की सिर्फ 540 की। 6 लाख की गुड्स लेके आया मैं और 540 की पेमेंट करके आया, मेरे को तो 60,000 का फायदा हो गया। और इसने फायदा क्या लिख दिया, टू डिस्काउंट इनकम। कहा था ना कि डिस्काउंट एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी। तो जिसने दिया उसका खर्चा था और जिसको मिला उसको इनकम होगी। तो कितने की इनकम हुई, 60,000 की। तो हमने परचेज डेबिट क्यों की सर, सर एक्सपेंस है, सारे खर्चे हम ना डेबिट करते हैं और कैश चला गया। हमने डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया, सर इनकम होगी। अभी ये देख लो फिर से वही, ऐसा नहीं, यो देखो एक ही ट्रांजेक्शन में आप क्या कह रहे हो, सर हमारा ना नुकसान हो गया 60,000, सो सैड। सर हमें फायदा हुआ है 40,000 60,000, सर हमें नुकसान हो गया 6 लाख का, हमारा फायदा हो गया 60,000 का। ये गलत है। आपको पता है कि 540 का जो है परचेज किया है, तो हम बुक्स में कितने का लिखेंगे कि सामान कितने का आया, 540 का। जब हम बेचेंगे इसको आगे फर्दर, तब देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो हम इस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये सिंपली एक जर्नल एंट्री लिखेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 5,40,000 कि मेरा एक्सपेंस ही कितना हुआ 5,40,000 का। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जो डिस्काउंट है वो हम रिकॉग्नाइज लिखते ही नहीं है, करते ही नहीं है। जितने की सेल होगी उतने की इनकम लिख लेंगे और जितने की परचेज किया उतने का हम एक्सपेंस बुक कर लेंगे। डिस्काउंट का नामो निशान नहीं आएगा, ना ही जो बेचने वाले के पास, ना ही खरीदने वाले के पास। सर आपने कहा था कि डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, यही होते हैं क्या, नहीं। डिस्काउंट होता है एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अभी सर ये वाला डिस्काउंट कौन सा था, ये था ट्रेड डिस्काउंट। सर इसका मतलब क्या हुआ, अभी रुको। ट्रेड माने सेल परचेज करना, ट्रेड माने सेल परचेज करना। जब ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन आपने उसको लेस कर दिया या आपको लेस मिल गया, ये आपको तभी पता था कि डिस्काउंट मिल गया, तो इस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन जब मिला, पता चल गया था, तो जो बिल में से माइनस करवा लिया। तो सेल परचेज के टाइम जो हमें डिस्काउंट मिलता है, जहां हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ठीक है सर, तो इसको ना बुक्स में हम रिकॉर्ड करते ही नहीं तो वही हो जाएगा एक ही एंट्री में, सो सैड, सो सैड, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो बेवकूफ़ी है। जब पता है कि 540 की इनकम हुई है तो 540 इनकम लिख ली, जब पता है कि हमने 540 दिए हैं तो 540 का एक्सपेंस लिख लिया। तो सर फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसके लिए ये देखना, ये आ गया। अभी दोबारा से देखना, शो, ये कौन है, मिस्टर मलिक। वही गुड्स कितने की आई हैं कितने की नहीं आई हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रॉफिट देखने वाले नहीं हैं। इसके पास एक बंदा आता है, अब डिफरेंस देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। ये बंदा कौन है सर, और मिस्टर लेट्स से रोहन। रोहन ने कहा भैया हमें ना ये वाली गुड्स निकलवा दो आप, हाँ ये भी पैक करवा दो, ये भी पैक करवा दो, ये भी पैक करवा दो। तो उसने कहा भैया जी आपका ना एक आइटम ये हो गया, 2 3 और आपका सारा बिल बन गया कितने का, 80,000 का लेट्स से। वो कह रहे नहीं 80,000 तो बहुत ज़्यादा है, इसको कम करो। ओहो नहीं सच में 80,000 का ये, नहीं कम करो। अच्छा तो ये करो, हम आपको 3,000 लेस दे देते हैं और आप 73,000 दे दो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भैया लिख लो, बाद में दे दूंगा 73,000, ठीक है। तो क्या ये ऐसे लिखेगा कि 80,000 की सेल होगी और 3,000 का मेरे को नुकसान हो गया, आंसर इज नो, वो हमने देख लिया। ये बंदा सिंपल लिखेगा कि मैंने रोहन से पैसे लेने हैं 73,000 और 2
सेल्स कितने की मैंने 73,000, यो सेल क्रेडिट क्यों की, क्योंकि इनकम है। अभी ये चला गया, इसके बाद पेमेंट आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये बंदा आया, ये कौन है, मिस्टर खड़ूस रख दें इसका नाम, नहीं, मिस्टर मोहन लिख लो, मोहन। मिस्टर मोहन आया, तो मोहन ने भी इसको कहा भैया जी गुड्स निकलवा दो। तो ये वाला सामान पैक करवा दो, मैंने लेके जाना है, ठीक है। तो इसका भी बिल बना, एक आइटम ये होगी, एक आइटम ये होगी, तो 80,000 का आपका बिल बन गया, ठीक है। 80,000 का बिल बन गया हमारा, तो ठीक है भैया लिख दो। तो इसने ना इसको कहा ही नहीं कि अब डिस्काउंट कर दो कि हम कम में देंगे, कहते नहीं। ये खुश हो गया कि बंदे हो तो ऐसे हो, जितने का भी सामान कहा उतने का ले गया, नो बार्गेनिंग। तो ये खुश हो गया। तो उसने एंट्री क्या डाली, ये कह रहा भैया मैं पैसे ना बाद में दे दूंगा। वो कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कोई चक्कर नहीं है। तो उसने एंट्री क्या लिखी, मोहन से पैसे लेने हैं कितनी, 80,000 टू सेल्स, खुशी खुशी लिखेगा ये 80,000। भगवान ऐसे कस्टमर रोज भेजे। इनकम लिख दियो 80,000। तो इसने कहा मोहन जी आप कब पैसे दे दोगे, तो इसने कहा भैया मैं 3 महीने बाद दे दूंगा, भैया 2 महीने बाद दे दूंगा। चलो ठीक है, आप 2 महीने बाद दे देना। अभी देखना उसके बाद क्या हुआ। 1 महीना गुजरा, मोहन नहीं आया। दूसरा महीना गुजरा, मोहन नहीं आया, इसको टेंशन होगी। तीसरा महीना गुजरा, मोहन नहीं आया, इसका ऐसा हो गया, ये मोहन कहाँ रह गया। तो इसने मोहन के घर गया, वहां पे मोहन नहीं मिला इसको। ओफो सर ये भाग गया, नहीं, मोहन को इसने पकड़ लिया कहीं पे। मोहन पैसे दे, वो कह रहा पैसे पूसे नहीं है मेरे पास। कह रहे कमाल है, हमने 80,000 लेने आपसे, आप 80,000 दो हमें। कह रहे 80,000 नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस बात खत्म। अगर ऐसे कैसे होगा, तो लड़ाई होगी। तो मोहन से इसने मलिक ने 60,000 ले लिए। कितने ले लिए, 60,000। कितने ले लिए, 60,000। तो मोहन कह रहा भाई मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आप 60,000 ले लो। चलो ठीक है। अब ये बताओ कि मिस्टर मलिक के पास कितना आया, बाकी वो चला गया, उसके पास था ही कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से 60,000 रिकवर करे। तो ये भी इसको था कि चलो कोई दिक्कत नहीं यार, 60,000 तो आए। तो इसने ना 60,000 रुपीज़ जब लिए मोहन से, तो ये जर्नल एंट्री क्या लिखेगा, अब देखना। कैश आ गया इसके पास से, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा ये पैसा किसने दिया, क्या हम सेल लिखेंगे, क्या दोबारा से सामान दिया है हमने उसको, नहीं, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000। बहुत ध्यान से समझना। इस बीच ये बंदा पैसे दे गया था, रोहन पैसे दे गया था। तो रोहन ने पूरा 73,000 दे दिया। तो ये बंदा क्या एंट्री डालेगा कि कैश अकाउंट डेबिट अभी एक ये बात बताओ, आपने यहां पे रोहन को डेबिट किया। आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि आपने पैसे लेने थे। अब जब वो पैसे दे गया तो क्या हम इसको कट कर देंगे वहां पे जाकर के, काट दो भाई काट दो, रोहन से पैसे आ गए। आंसर नो, हम कटिंग नहीं करते, हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स। तो हमने रोहन को क्रेडिट कर दिया 73,000 कि हमने यहां रोहन से पैसे लेने थे और यहां रोहन गिवन है और 73,000 कट हो गया। तो क्या भी आपने उससे कोई पैसा लेना है, आंसर इज नो। 73,000 लेना था और 73,000 आ गया। इसका जो बैलेंस है वो नील हो गया। अब भी हमने रोहन से कोई रुपया नहीं लेना, ठीक है। तो जब आपने मोहन से कितना लिया था हमने, नोट 50,000, 60,000। तो आपने कहा कि 60,000 रुपीज आ गए और मोहन ने 60,000 दे दिए। तो क्या अभी उम्मीद है कि मोहन से बाकी 20,000 आएगा। सर नहीं, वो तो लड़के गया है, वो कह रहा है कि मेरे पास तो है ही नहीं, भाग गया कहीं पे। हाँ तो यही तो दिक्कत है। अभी क्या करें, 80,000 की हम इनकम बुक कर रखी थी तब,
लेकिन वो कितने देके गया 60,000। काश की पहले ही पता होता तो हम इनकम कितने लिख लेते 80,000 की। क्या सर अभी फिर इनकम को काटे हम? यहाँ पे तो हमें बहुत खुशी हो रही थी 80,000 की इनकम, 80,000 की इनकम, तो कटिंग कर ही नहीं सकते हम। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी मोहन से क्या और आएगा 20,000 नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पे मोहन को 60,000 से लिखेंगे और यहाँ मोहन कितने का लिखा हुआ है 80,000, तो अगर इसको नेट कर दें तो 20,000 मोहन का बैलेंस बच रहा है जिसकी आने की उम्मीद नहीं है। तो फिर क्या करें, हमें ना ऐसे करना पड़ेगा कि मोहन के तो 80,000 आ गए, बात खत्म, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, नाम काट दो उसका बुक्स में से और आगे से सामान नहीं देना इसको। 80,000 हमने काटना था बुक्स में से कि भाई लेने थे, खत्म। तो फिर मोहन 80,000 से क्रेडिट कर दिया हमने, मतलब खत्म कर दिया, उससे नहीं लेने। अभी 60,000 कैश आया है, कैश डेबिट क्यों किया सर, कैश आ गया, ठीक है। तो 20,000 का क्या आया, फिर कुछ आया नहीं सर, ये तो नुकसान हो गया। हाँ, इस नुकसान को हम कहते हैं डिस्काउंट। क्या कहते हैं, डिस्काउंट। अच्छा, तो ये है, क्या कहते हैं, डिस्काउंट, कि हमें डिस्काउंट देना पड़ गया कैश रिकवर करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए, कैश रिकवर। और इस डिस्काउंट को हमारी मजबूरी थी कि हमें लिखना पड़ा, क्योंकि जब इस बंदे को सेल की थी तब नहीं पता था कि ये बंदा 20,000 कम देगा। अदरवाइज हम 60,000 की सेल लिख देते कि हाँ आपसे 60,000 लेना है, तब तो हमने इनकम रिकॉग्नाइज कितनी कर दी 80,000 की। लेकिन अब इससे रुपए आए कितने हैं 60,000, क्या और रुपए आएंगे, नहीं। तो हमें 20,000 का मजबूरी में नुकसान लिखना पड़ेगा, फिर ही ये इनकम नेट आएगी 60,000 की। बात समझ आ गई सर? हाँ, थोड़ी सी आई है, थोड़ी आ गई, बहुत है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब ऑन द स्पॉट हमें पता था कि भाई 80,000 की गुड्स थी, हमने 3,000 कम करके 73,000 में दे दी, तो हम इस डिस्काउंट को शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता था जितना आया उतनी इनकम लिख लेंगे। अभी जिस डिस्काउंट का पता ही नहीं था कि देना पड़ सकता है, उसको पहले लिख ही नहीं सकते थे, तो हमने नॉर्मल तरीके से सेल लिख ली। लेकिन जब हमें पैसा आया तो कम आया, जब पैसा आया तो कम आया, तब मजबूरन मेरे को डिस्काउंट लिखना पड़ा, क्योंकि मैं एक्सपेंस लिखूंगा अभी। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, जो कैश की पेमेंट या रिसीट के टाइम हमें मिलता है या फिर हमें देना पड़ता है। ये रहा कैश डिस्काउंट। ये कहां पे था, ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल परचेज, और कैश डिस्काउंट कहां पे था, एट द टाइम ऑफ रिसीट, जब हमने पैसा लेना था या हम पैसा दे रहे हैं। अभी वो देखेंगे मोहन ने क्या एंट्री डाली होगी वहां पे, रिसीट एंड पेमेंट। तो ये क्या बुक्स में हम लिखेंगे, क्या ऑन द स्पॉट पता था हमें जब ट्रांजैक्शन हुई थी? सर नहीं, ये हमें बाद में पता चला, तो मजबूरन इसको हमें रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। अगर हमने किसी से पैसे कम लिए, तो डिस्काउंट हमारा खर्चा हो गया। उल्टा अगर हम किसी को पैसे कम दें तो डिस्काउंट हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इस डिस्काउंट को हमें बुक्स में लिखना ही पड़ेगा, कैश डिस्काउंट कहते हैं इसे। कैश डिस्काउंट कब होता है, एट द टाइम ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। हाँ सर अभी समझ आ गया। अभी मोहन बता दो क्या एंट्री लिखेगा, ये देखना, ये रहा। तो हमने ये देख लिया था, रोहन की एंट्री भी देख ली थी और मोहन की एंट्री देखते हैं अभी क्या है। सर ये कैश डिस्काउंट देते क्यों हैं, ये भी डिस्कस करेंगे कि कब कब कैश डिस्काउंट हम यूज कर सकते हैं और ट्रेड डिस्काउंट कब कब यूज करते हैं। यही था। शो मिस्टर मलिक। तो मलिक ने गुड्स सेल की, पहली ट्रांजैक्शन 80,000 का दे दिया था हमने। तो हमने इसने क्या डाला कि मोहन से पैसे लेने हैं 2, किस चीज़ के, सेल्स के, कितने 80,000। मोहन डेबिट कर दिया क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, और इनकम लिख ली 80,000 की। वैसी एंट्री मोहन ने भी डाली होगी,
मोहन ने क्या हुआ कहा होगा कि मैं 80,000 की परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 की, और मैंने पैसे किसके देने हैं, टू मलिक के। एक बात बताऊं सर, बताओ अभी रुको, परचेज अकाउंट डेबिट हमने खर्चा लिख लिया और मलिक के लिए देने 80,000। ये एट द टाइम हमें नहीं पता था कि भाई जो मिस्टर मोहन है वो कम पैसे देगा, लेकिन बाद में जब मोहन की इसके साथ बहस हुई, कुछ भी हो सकती है, आपकी गुड्स बेकार थी, हम गुड्स खाकर बीमार हो गए, ऐसा करके वो करके, कोई भी रीज़न हो सकता है। कैश डिस्काउंट के काफ़ी रीज़न होंगे, हम देखेंगे, लेकिन कुछ भी रीज़न था, इसने इसको 60,000 दिया, लो 60,000 रखो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, आपका सामान बेकार था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था सामान, हमारे कस्टमर नाराज़ हो गए, ये वो करके 60,000 लो, बात खत्म, आज के बाद मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। लड़ रहा है उसके साथ, हाँ सेटल हो गया अकाउंट हमारा, आज के बाद कोई लेन देन नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, क्या अभी भी दिखाएगा कि मोहन से 80,000 लेना है? नहीं सर, इसने लिखा कि कैश आ गया बलाटली 60,000, मोहन का नाम काट दो बुक्स में से, कितने से कटेगा, 80,000, नहीं लेने अब इसके बाद उससे कोई पैसा। तो 80,000 लेना था, 60,000 आया, तो डिस्काउंट कितना हो गया, इसको देना पड़ा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सर एक बात पूछें, इसको हम कैश डिस्काउंट लिखें? जरूरत ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हम लिखते नहीं है, तो जो बचा बुक्स में लिखेंगे वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट। तो पता ही है जो डिस्काउंट है, तो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो 20,000 का इसको नुकसान हो गया। अब इस बंदे ने पेमेंट की है, तो ये बंदा क्या एंट्री लिखेगा, ध्यान से देखना, इससे पास से कैश चला गया तो कैश 60,000, हाँ जी चला गया सर। क्या इसने मलिक को और पे देने हैं? नहीं, तो मलिक के लिख कितने रखे थे देने हैं, 80,000, वो काट देगा कि भैया आज के बाद मलिक का 1 रुपया भी हमने नहीं देना, मलिक इज द रिसीवर ऑफ 80,000, हम मान लेंगे कि मलिक को 80,000 दे दिया, बात खत्म। तो 80,000 देना था, 60,000 से पाला मतलब सेटलमेंट होगी, तो क्या हो गया, इनकम होगी। तो इस इनकम को बोलो मैं क्या नाम दूं, सर डिस्काउंट। अच्छा 20,000, ये कौन सा डिस्काउंट हुआ, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? सर कैश डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हम लिखते ही नहीं है बुक्स में। हाँ, तो आपने डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया, इनकम के लिए। बात समझ आ गई। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ट्रेड डिस्काउंट का और कैश डिस्काउंट का, कि ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल परचेज हमें पता होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ हमें परचेज सेल नहीं पता होता, वो बाद में हमें मजबूरी होती है कि लिखना पड़ता है बुक्स में से। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, हमें ना क्लियर हो गया, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए। तो ये है एंट्रीज, ठीक है। अभी ना और एंट्री करेंगे ना तो सर दर्द करेगा, कुछ जनरली बातें करते हैं, ठीक है सर। ट्रांजैक्शन एक बार रोक देते हैं बीच में, कुछ और पढ़ते हैं। सर पढ़ाओगे तो अकाउंटिंग ही ना? हाँ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो सुनो ध्यान से, आपने ना जो अकाउंटिंग का वर्ड सीखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अभी जो चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बीच बीच में ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव बताए थे मैंने, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करना और फाइनेंशियल बोलो पोजीशन पता करना। सर रिजल्ट्स पता करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मतलब रिजल्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ, एसेट हुए के लायबिलिटी हुए। और मैंने कहा था कि अकाउंटिंग में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, एट द एंड हमें ये पता चलेगा कि सिर्फ ये 4 चीज़ें ही थी, इनकम थे, एक्सपेंसेस थे, एसेट्स थे और लायबिलिटीज थी। इसको हमने डिटेल में पढ़ रखा है। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे हम इनकम का कंपैरिजन करके, किसके साथ, एक्सपेंसेस। ये भी हमने देख लिया था कि एट द एंड अगर 15 लाख की इनकम हुई, 13 लाख के एक्सपेंस हुए, तो 2 लाख का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर 15 लाख की इनकम थी और 18 लाख के एक्सपेंस हो गई तो 3 लाख का, सर ये तो प्रॉफिट हो गया। अच्छा 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 ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया।
और ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम देखेंगे वो क्यों यूज हुए हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। जो ये चीजें हैं एसेट एंड लायबिलिटी, ये किस काम आएंगे, हमारे पोजीशन चेक करने के लिए कि एसेट्स हमारे पास कितने हैं और लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है। ठीक है सर, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उसकी वजह से, उसके कारण हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट। सर यही नहीं समझ आया कि जब मकसद एक है तो दो चीजें क्यों बना रहे हैं। एक का होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं, नो डाउट। प्रॉफिट कितना हुआ हम देखना चाहते थे। प्रॉफिट ना दो तरह के होते हैं। प्रॉफिट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है ग्रोस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। एक होता है ग्रोस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। देखेंगे क्या है, लेकिन ये दोनों प्रॉफिट फाइंड आउट करने जरूरी हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। कंपेयर करना है तो ऐसे लिख लेंगे बैलेंस शीट में, एक तरफ हम ना लायबिलिटीज लिख देंगे सारी और एक तरफ एसेट्स लिख देंगे, ऐसा करके। तो देख लेंगे एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हो गया। तो ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाएंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट, और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बनाएंगे प्रॉफिट लॉस। है प्रॉफिट ही कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सर ये ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या है बता दो, अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन पहले कुछ और चर्चा। तो ये एसेट्स लायबिलिटी किस लिए, पोजीशन पता करने के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए। ठीक है सर, हमें पता लग गया। वो ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो जाएंगे। तो ये बनाते कब हैं, अच्छा इनको क्या कहते थे हम, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को सर इसको बोलते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अभी ना अब बनाते कब हैं, ईयर एंड पे बनाते हैं सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर to know the financial results and the financial position of the business concern. Financial results means profit loss, financial position means asset liability, and it includes trading account, profit and loss account and balance sheet. ये तो सर हमें डेफिनेशन याद होगी। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारा मकसद क्या था स्टार्टिंग से, कि सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बंदा ट्रांजैक्शंस करता रहता है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल की, परचेज की, हमने देख लिया, रेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसा करके जो भी है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस की। तो सारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती थी। तो हमने लिखना स्टार्ट कर रखा है इसको। तो हमने जो रिकॉर्डिंग की थी टेक्स्ट फॉर्म में, तो क्या उससे कैलकुलेट हो जाएगा, सर नहीं होगा। तो हमने स्टार्ट की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ मिस्टर डेबिट एंड मिस्टर क्रेडिट। दो बंदे बुलाए थे हमने, तो ये दो बंदों ने हमें सारा कुछ लिखना सिखाया था, वो हम अभी लिख रहे हैं। बीच में इधर आगे कुछ और पढ़ने के लिए। तो आप देखना ध्यान से, अभी आपने बहुत सारी ढेर सारी एंट्रीज कर ली। क्या कर ली, बहुत सारी एंट्रीज कर ली। आपने परचेज की तो परचेज टू कैश, अगर आपने उधार परचेज की तो परचेज टू राम, अगर आपने सेल की तो कैश टू सेल, अगर मैंने उधार बेचा है तो मोहन टू सेल, अगर आपने सैलरी पे की है तो सैलरी डेबिट टू कैश। याद है ना, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। रेंट पे किया तो रेंट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा तो इलेक्ट्रिसिटी टू कैश,
ऐसा करके। और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए टू कैश। अभी मोहन से पैसे आगे, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश आ गया, मोहन का हमने नाम काट दिया, हमने राम को पेमेंट कर दी, तो राम रिसीवर हो गया टू कैश। सच बताना कि अगर इस तरीके से हम एंट्रीज लिखते गए, बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। हाँ सर, बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी। क्या वाकई ही इस एंट्रीज में से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ पे इनकम लिखी हुई है, कहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ है, कभी एसेट आ रही है, कभी जा रही है, तो ये प्रॉफिट लॉस इससे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सर फिर हम क्या करे थे, टाइम पास करे थे इतने दिनों से? नहीं, एक चीज़ समझेंगे। एक कहानी सुनाऊं? हाँ सुनो। सर आप कहानी बहुत सुनाते हो। एक देखना ध्यान से, सारा ना अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आज समझ आने वाला है, क्या होता क्या है, फिर ही आगे चलेंगे। एक दुकान है, ये रही, ठीक है। तो इसके ना एक ऐसा लिखा होता है ना, राम कुमार एंड सन्स, कि ये राम कुमार की दुकान है और उसके सन्स हैं, ये लाला जी हैं। कौन है? लाला जी। इनके दो बेटे हैं, दोनों दुकान पे बैठते हैं। तो इनके पास कस्टमर आते रहते हैं। सामान बिक गया, खरीद लिया, खर्चे दे दिए। लेट्स एक ही बेटा है, दो क्या कराने हैं, एक ही बेटा है इसका। तो ये बेटा ना इसको सारी ट्रांजैक्शन को लिखता रहता है, एक डायरी में लिख रखा है, डायरी में लिख रहा है ऐसा करके। तो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि कैसे होता था जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते थे, ध्यान से देखना। तो इस डायरी में लिखता रहता था, डेली के डेली लिखता रहता था। जब ये रात को घर जाते थे ना, तो ये अपने पिताजी के पास बैठता था, और पिताजी ना एक बड़ी बड़ी किताबें रखते होते थे अपने पास। हमने देखा है कभी बड़ी बड़ी किताबें, ऐसे लाल सी किताबें होती हैं, वाइट पेपर होता है, नहीं देखा? देख लेना। तो ये ना पिताजी को, ये 3 होती थी नॉर्मली, इसको पुराने लोग लिखा करते थे। हमारे वहाँ तो ना इसको भैया बोलते थे। क्या बोलते थे? भैया, ऐसा कुछ करके, मेरे को नहीं पता दिल्ली में क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था, ये 3 चीज़ें लिखते थे, एक परचेज की होती थी, एक सेल की होती थी, और एक कैश की होती थी, बड़ी बड़ी किताबें। ये जितना भी सामान डायरी में लिखा करता था, जितनी भी ट्रांजेक्शन, कि आज ना पिताजी हमने इतने बॉक्स खरीदे, इतने बॉक्स बेच दिए, इतना कैश आ गया, इतना कैश नहीं आया, ऐसा करके लिखता रहता था। तो बताओ अगर डेली की ट्रांजैक्शन लिखता था तो कितनी डायरी भरेंगे साल में? सर बहुत सारी डायरी भरेंगी। इतनी छोटी सी डायरी में लिख रहा है फटाफट करके, और बहुत सारी डायरी भर जाएंगी। हाँ, तो रात को ना 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये पिताजी के पास जाता था, पिताजी लिख लो हिसाब किताब, मैं आपको दे रहा हूँ। तो पिताजी ना हिसाब किताब लिख लेते थे इससे पूछ के। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया? कह रहा जी पिताजी हमने ना 2 लाख की परचेज की है, ठीक है, 1 लाख की परचेज और कर ली थी, आज 3 लाख। हमने ना 4 लाख रुपए का सामान दिया, तो अभी उससे पैसे लेने हैं। हमने 1 लाख रुपए की सेल की थी, उसका कैश आ गया हमारे पास। अच्छा, पिताजी कह रहे कैश आ गया? हाँ आ गया, कैश आ गया जी। तो कैश लिख लेते थे, आ गया। तो मैंने ना 10,000 बिजली का बिल भरा, तो 10,000 इधर लिख लिया। तो मानिए ऐसे करके ट्रांजेक्शन्स को वो अलग अलग लिखते थे, एक में परचेज लिख ली और एक में सेल लिख ली। तो कैश आया और कैश गया इधर लिख रहे थे, कैश की जो भी वो बुक लगी होती थी बड़ी सारी। तो ना ये अभी इसमें से जो नंबर लाइन वाइज ट्रांजेक्शन थी, 2 बजे परचेज की, 3 बजे सेल की, तो इस सभी ट्रांजेक्शन्स को इन्होंने ना अलग अलग लिख दिया। सर अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि डायरी में से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता था। बहुत ध्यान से समझना। तो उन्होंने रात को बैठ कर के परचेज अलग कर दी, सेल अलग कर दी, और कैश का हिसाब किताब अलग कर दिया। चलो, इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। क्या कर दिया? क्लासीफाई,
कि ये परचेज है, ये सेल है और ये कैश का हिसाब किताब है। कैश के हिसाब किताब में सारा कुछ था कि रेंट भरा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे, तो इसमें लिख देते थे, परचेज सेल वाली में नहीं लिखते थे। तो 3 ये होगी। और ये क्या कर रहा था, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद इन्होंने क्लासीफाई किया, तो क्लासीफाई करके भाई लिख लिया। तो ये ना किसी समझदार बंदे के पास जाते थे, लाला जी, वो मतलब गांव में कोई होता था कि जो पढ़ा लिखा होता था थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसके पास ले गए, वो ऐसा बैठा होता था, ऐसा स्पेक्स लगा के। हाँ जी लाला जी बोलो क्या करूं, अकाउंटेंट बोल देते हम इसको। लाला जी इसके पास पहुंच गए, भैया जी ये हमारा ना हिसाब किताब है, ये परचेज की बुक है, ये सेल की बुक है और ये कैश की बुक है, आप इसमें से हमें बता दो कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। कह रहा कि मैं फ्री बैठा हूं, मुझे क्या पता क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। इसको गुस्सा आ गया, इसने कहा लाला जी घर जाओ, आप इसका काम करो, इसका टोटल लगा के आओ। ठीक है सर टोटल लगा लूंगा मैं, इसका सेल का भी टोटल लगाओ, इतनी ट्रांजेक्शन हुई पड़ी है, इसका मेरे को टोटल लगा के दो। अच्छा तो ये कैश में, आपकी कैश बुक में जिसका आप कैश हिसाब किताब रखते हो, हमें क्या पता कहाँ रेंट दिया है, कहाँ सैलरी दी है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए हैं, आप उसमें से छांट के आओ और उसका टोटल करके लेके आओ। अच्छा ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। तो ये लाला जी चले गए, बाद में आना कह रहा। तो लाला जी ना यहाँ पे बैठ करके सब चीज़ों का टोटल लगाने लग गए इस बुक्स में से, कि परचेज कितनी की हुई 40 लाख की, सेल कितने की हुई 60 लाख की, सभी टोटल कर लिए बुक्स में से निकाल के। सैलरी, रेंट भी भरा हमने, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, और ऐसा करके 2 लाख की इलेक्ट्रिसिटी सैलरी और 1 लाख का रेंट और 50,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा। तो इसने ऐसा करके सारा का सारा टोटल लगा के ले आया। तो उसके बाद किसके पास गया, अब गया उसी अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट के पास पहुंच गया, लो अकाउंटेंट तो आप भी हमारा प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर दो। ये हमने दे दिया। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, रिकॉर्डिंग की, बहुत सारी डायरी भर गई। हाँ भर गई सर। तो रिकॉर्डिंग के बाद रात को उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग कर दिया, परचेज को अलग कर दिया, सेल को अलग कर दिया, कैश की ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया। तो उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि हाँ अलग अलग लिख लिया। क्या फिर प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं। तो उसने क्या किया, सारी में से समरी निकाल ली, परचेज का टोटल लगा लिया, सेल का टोटल लगा लिया और एक्सपेंसेस के टोटल लगा लिए। तो ठीक है सर, इसको बोलते हैं इन्होंने समराइज कर दिया। क्या कर दिया, समराइज कर दिया, टोटल लगा लिया। तो ठीक है सर समराइज कर दिया। वो समराइज करा करके इस अकाउंटेंट के पास गए, इसका अकाउंटेंट के पास गए और लाला जी कह रहे भैया जी अब प्रॉफिट फाइंड आउट कर दो हमारा। तो अकाउंटेंट ने पता क्या कहा, अकाउंटेंट ने कहा लाला जी प्रॉफिट फाइंड आउट ऐसे थोड़ा ना होता है, पूरी 11th क्लास लग जाती है प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने में। तो आप ऐसे करो 2-3 दिन घूम के आओ और मैं इस जो आपने समरी बना के दी है, मैं उसमें से 2-3 दिन बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके दूंगा। तो ठीक है, लाला जी कह रहे चले गए। तो क्या सर फिर आज कैलकुलेट नहीं करके देगा, नहीं। तो यही तो बात है। तो क्या अकाउंटेंट किस तरीके से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा ये हम देखेंगे तब भी। तो ये है प्रोसेस पूरी कि प्रॉफिट लॉस पहले कैसे कैलकुलेट होता था, अभी समझ आया। तो अकाउंटेंट देखेंगे कि इस समरी शीट में से प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करता है और हमें हेल्प कैसे मिलेगी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में। तो आज की क्लास फिलहाल यही खत्म करते हैं और अगले धारावाहिक में देखेंगे कि क्या अकाउंटेंट क्या करेगा। ओके बाय, थैंक यू।